हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लिटरेरी एजेस से रिलेटेड जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट किए हैं इंग्लिश लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव का, लगभग 1500 से 2000 ऑब्जेक्टिव हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है पहला वीडियो है, तो आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें कि इंग्लिश लिटरेचर आप लोग के सिलेबस में है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। स्पेशली तो बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 के लिए, या फिर किसी यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, पीजी पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हो, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मोनार्क डिड चॉशर लिव। तो जो जेफरी चॉशर थे ना, वो किस राजा के शासन काल में थे? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकेंड हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि जो जेफरी चॉशर थे उनका जो ड्यूरेशन था 1340 से लेके 1400 तक का था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और जेफरी चॉशर को ही फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उसके बाद, ड्यूरिंग विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चॉशर लिव। वही सेम क्वेश्चन है कि चॉशर जो है वो किस डेट के दौरान जीवित रहे। तो सही ऑप्शन अभी हम तुरंत बताएं 3040 से लेके 1400 के बीच। और अगर हम जेफरी चॉशर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें जिससे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जेफरी चॉशर का वो है द बुक ऑफ डचेस, सेकेंड है द हाउस ऑफ फेम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है द हाउस ऑफ फेम, इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, फिर है पार्लियामेंट ऑफ फाउल। उसके बाद एक ट्रायोलियस करके एक स्टार्ट होता है वर्क, द कैंटरबरी टेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कैंटरबरी टेल्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है ये वाला कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, ये सारा वर्क जो है आपको जेफरी चॉशर का ध्यान रखना है। थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव, द 100 ईयर्स वॉर बिगैन इन, कि 100 ईयर का जो वॉर हुआ था, पूरे 100 साल का तक जो वॉर चला था, वो कब स्टार्ट हुआ? तो 100 ईयर का वॉर जो स्टार्ट हुआ ना 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है लगभग 100 साल तक वॉर चला है। तो 1337 से लेके लगभग 1453 तक ये युद्ध चला है। तो 1337 में स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको 14th सेंचुरी बोलेंगे। तो 14th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ। अब है, इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक्स प्लेस, कि नॉर्मन लोग जो है ना वो विजय कब प्राप्त किए। मतलब एक पीरियड आता है इंग्लिश लिटरेचर में, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है कब से स्टार्ट हुआ? तो जो नॉर्मन लोग थे ना वो 11th सेंचुरी में, मतलब 1066 में से उनका पीरियड स्टार्ट होता है। तो नॉर्मन जो है उनको जो कन्क्वेस्ट मिली, जीत मिली, वो 11th सेंचुरी में मिली, और जो डेट है वो एग्जैक्ट 1066 है। और नॉर्मन लोग से पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर के एज के बारे में। 450 तक के एज को ना इंग्लिश लिटरेचर में डार्क एज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 450 से लेके 1065 हम लोग बोल सकते हैं, जब तक नॉर्मन नहीं आए, उस पीरियड को कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सेक्शन पीरियड कहा जाता है। और एंग्लो सेक्शन पीरियड के बाद आता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, जो हम बताएं अभी कि नॉर्मन लोग जो हैं 1066 में से अपना शासन स्टार्ट किए थे, इंग्लैंड पे जीत हासिल किए थे। तो ध्यान रखिएगा कि 450 से पहले का एज डार्क एज कहा जाता है, 450 से 1065 के बीच का एज ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सेक्शन पीरियड कहा जाता है। और 1066 जब नॉर्मन लोग इंग्लैंड पे शासन किए, उसके बाद से लेके 1500 तक का पीरियड जो है ना वो मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। और मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड आ जाता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में पहले स्टार्टिंग में एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है, उसके बाद एज ऑफ चॉशर आता है। तो यहाँ तक आपको एटलीस्ट अभी ध्यान रखना है, आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। सबसे पहले 450 तक के एज को डार्क एज, उसके बाद जो एज आया 450 से लेके 1065 तक उसको ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सेक्शन पीरियड। उसके बाद का जो पीरियड है 1066 से 1500 तक उसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। और मिडिल इंग्लिश में ही दो एज आए, पहला एंग्लो नॉर्मन पीरियड और दूसरे उसके बाद एज ऑफ चॉशर।
अब है ब्लैक डेथ इन द नेम गिवन टू। अब जो ब्लैक डेथ नेम दिया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्यों दिया गया ब्लैक डेथ? क्योंकि द एपिडेमिक ऑफ प्लेग दैट अकर्ड इन चौसर एज, जेफरी चौसर के एज में एक एपिडेमिक मतलब प्लेग फैल गया था। उस प्लेग के वजह से लगभग 1/3 आबादी जो है मारी जा चुकी थी। तो इस वजह से जेफरी चौसर के उस एज को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। द वॉर ऑफ रोजेस फिगर इन द वर्क्स ऑफ, कि द वॉर ऑफ रोजेस है ना, उसके बारे में हम लोग को किसके वर्क से पता चलता है? तो विलियम शेक्सपियर जो थे ना, वॉर ऑफ रोजेस के बारे में लिखते हैं। फिर आगे है द 100 ईयर वॉर वॉज फॉट बिटवीन, कि 100 ईयर वॉर जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। और इंग्लैंड से जो थे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ से शायद हाउस ऑफ विलोइस करके थे, वो लोग लड़ रहे थे फ्रांस से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 100 ईयर वॉर जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, और ये 1337 से 1453 तक अप्रॉक्स चला था। अब है कैडमन एंड शाइने-वुल्फ वेयर टू फेमस पोइट्स। कैडमन और शाइने-वुल्फ जो हैं वो दो फेमस पोइट हैं। दे वेयर, वे लोग कौन थे? चौसर के कंटेम्प्रेरीज थे, जेफरी चौसर के साथ ही ये ऑथर आए, या फिर चौसर के प्रीडेसर थे, उनसे पहले आए, या फिर सक्सेसर उनके बाद आए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? चौसर के ये लोग प्रीडेसर थे। चौसर से पहले जो कुछ फेमस ऑथर थे वो उनमें थे कैडमन और शाइने-वुल्फ। ये दोनों जो पोएट है ना वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से हैं। और भी जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से फेमस पोएट थे वो थे वनरेबल बेडी। और वनरेबल बेडी का जो काफ़ी फेमस वर्क है द एक्लेशियल करके एक वर्क है, द एक्लेशियल हिस्ट्री ऑफ पीपल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, इससे रिलेटेड मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वनरेबल बेडी का। उसके बाद एक और जो फेमस ऑथर हैं किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, वो भी काफ़ी फेमस ऑथर थे, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट भी जो हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी फेमस पोएट थे, और मोस्टली ये ट्रांसलेशन लिखते थे। कैडमन की बात करें तो इनका जो फेमस वर्क है वो मोस्टली इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि भजन लिखते थे, मोस्टली भक्ति वाला गीत लिखते थे। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो काफ़ी फेमस वर्क था वो बियोवल्फ था। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जितना भी पोएम लिखा गया ना उन सबको एक बुक में एक साथ पब्लिश करवाया गया, और उस बुक का नाम था द एक्स्टर बुक। और एक्स्टर बुक के बारे में ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी टीआरई में पहले, तो ये टर्म भी ध्यान रखना है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो है सारे पोएम को एक कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया, और उस कलेक्शन का नाम द एक्स्टर बुक था। और बियोवुल्फ जो है ओल्ड इंग्लिश की सबसे प्रसिद्ध पोएम है, और इसके ऑथर के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन ऑथर इसको लिख रखे हैं। तो ये 3-4 ऑथर जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से ध्यान रखिएगा, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है द वॉर ऑफ रोजेस वॉज फॉट बिटवीन। अब जो द वॉर ऑफ रोजेस के बारे में पढ़े थे, जिसके बारे में हम लोग को विलियम शेक्सपियर के वर्क से पता चलता है, वो किसके बीच में लड़ा गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा द हाउस ऑफ यॉर्क और द हाउस ऑफ लैंकेस्टर के बीच में लड़ा गया था। इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ड, कि ग्लोब थिएटर को किस ईयर में बिल्ड किया गया? तो ग्लोब थिएटर को है ना विलियम शेक्सपियर के एक्टिंग कंपनी के द्वारा 1599 में बनाया गया, और ये जो थिएटर था ये लंदन में था। थेम्स जो रिवर है लंदन में, उसके नज़दीक बनाया गया था। और ये थिएटर 1599 में बिल्ड होने के बाद जो है ना 1642 में क्लोज हो गया था, बंद हो गया था। मतलब कुछ लोग थे रिलीजियस रीजन की वजह से, कुछ धार्मिक रीजन की वजह से सारे थिएटर को बंद कर दिया गया था, तो ये थिएटर भी बंद हो गया। और जो दोबारा थिएटर ओपन हुआ ना वो 1660 में दोबारा ओपन हुआ। ये तीनों डेट ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोब थिएटर है उसको बनाया गया था 1599 में। उसके बाद जो सारे थिएटर है लंदन के क्लोज करवा दिए गए थे प्यूरिटन्स के द्वारा। प्यूरिटन्स लोग का माना था कि थिएटर जो है लोगों को करप्ट करती है, इस वजह से वो लोग थिएटर बंद करवा दिए गए थे। क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन। अब क्वीन एलिजाबेथ जो है वो इंग्लैंड के थ्रोन पे, राजगद्दी पे कब बैठी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 1558 से लेके 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ जो है इंग्लैंड पे राज की, और इसी पीरियड को हम लोग एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो 2 एज आया, एंग्लो नॉर्मन पीरियड और जेफरी चौसर, एज ऑफ चौसर का पीरियड आया, उसके बाद जो पीरियड आता है ना उसको एलिजाबेथन पीरियड ही कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एलिजाबेथन पीरियड का ड्यूरेशन भी इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि 1558 से लेके 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड था, और इसलिए इसका नाम एलिजाबेथन पीरियड पड़ा क्योंकि इस समय क्वीन एलिजाबेथ जो है वो शासन कर रही थी। द जैकोबियन एज कवर्ड द पीरियड। अब जैकोबियन एज कब स्टार्ट होता है? तो जस्ट क्वीन एलिजाबेथन एज
मतलब एलिजाबेथन एज के जो बाद होता है ना वो जैकोबियन एज स्टार्ट होता है। तो ये 1603 में खत्म हुआ, तो ये 1603 से 1625 तक चलता है जैकोबियन एज। और ये 2-4 एज, जैकोबियन एज, एलिजाबेथन एज, कॉमनवेल्थ एज और कैरोलाइन एज का आपको ड्यूरेशन याद रखना है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पूछ चुका है। और जैकोबियन एज अभी हम लोग पढ़ लिए। और जैकोबियन एज के बाद जो एज आता है वो आता है कैरोलाइन एज। ठीक है, कैरोलाइन एज अभी हम पढ़े, जैकोबियन एज जो खत्म होता है वो 1625 में खत्म होता है। तो ये कैरोलाइन एज जो है 1625 से स्टार्ट होगा और 1625 से लेके 1649 मतलब 50 पूर्णे से 1 साल पहले ये खत्म हो जाता है। उसके बाद कैरोलाइन एज के बाद आता है कॉमनवेल्थरिज्म। और कॉमनवेल्थरिज्म जो है 1649 से लेके 1660 तक चलता है। एक ऑथर थे क्रॉमवेल, उन्हीं के नाम पे इस एज का नाम कॉमनवेल्थ एज या कॉमनवेल्थ रेन पड़ा है। चार्ल्स सेकेंड वॉज रिस्टोर टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन, चार्ल्स सेकेंड जो है इंग्लैंड के थ्रोन पे, राजगद्दी पे पुनः कब बैठे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1660। थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको इंग्लैंड में कैसे कौन से राजा हुए हैं उसके बारे में भी। अभी आपको हम बताएं कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो 1603 तक तो एलिजाबेथ ही रही थी। उसके बाद जो आते हैं राजगद्दी पर वो जेम्स वन आते हैं इंग्लैंड में, और ये 1603 से 1625 तक रहे हैं। 1603 से 1625 तक आपको पता है कि जैकोबियन एज भी था, तो जेम्स वन के शासनकाल को ही जैकोबियन एज भी कहा जाता है। जेम्स वन के बाद जो राजगद्दी पर बैठे वो चार्ल्स वन बैठे। चार्ल्स वन जो है ना इंग्लैंड की गद्दी पे बैठे, और चार्ल्स वन का जो शासनकाल था वो 1625 से लेके 1649 तक था। और 1649 के बाद जो है कुछ टाइम तक इंग्लैंड की गद्दी, इंग्लैंड में कोई राजा नहीं था, और वो कुछ टाइम गैप रहने के बाद 1666 में चार्ल्स सेकेंड जो है इंग्लैंड के राजा बनते हैं। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे है चार्ल्स वन वॉज एक्सक्यूटेड इन, चार्ल्स वन को एक्सक्यूटेड इट मीन्स निष्पादित कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन 1649 हो जाएगा। हम बताए थे कि 1649 तक ये चले, उसके बाद जो है 1666 में चार्ल्स टू आ जाते हैं। Whose age is called the Jacobean age? Jacobean age किसके एज को कहा जाता है? अभी बताए थे, द एज ऑफ जेम्स वन। जेम्स वन का जो एज है 1603 से लेकर 1625 तक, उसी को जेकोबियन एज कहा जाता है। जेम्स वन के एज पे ही नाम पड़ा है इसका। Whose age is called कैरोलाइन एज? कैरोलाइन एज किस एज को कहा जाता है? तो अभी तुरंत आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कैरोलाइन एज जो है 1625 से स्टार्ट होता है। 1625 से जो है ये चार्ल्स वन का शासनकाल स्टार्ट होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द एज ऑफ चार्ल्स वन। फिर आगे है हु हेडेड द कॉमनवेल्थ रिज्म आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन, कि चार्ल्स वन के एग्जीक्यूशन के बाद, निष्पासन के बाद कॉमनवेल्थ एज जो है वो किसके अधिकार में था या किसके अंडर था? तो क्रॉमवेल के अंदर था। हम बताए थे कि क्रॉमवेल के नाम पे एज का नाम भी कॉमनवेल्थ पड़ा हुआ है, तो आप ध्यान रख सकते हो कॉमनवेल्थ और क्रॉमवेल दोनों लगभग रिलेटेड सेम नेम है, तो इस तरीके से आप ये वाला ऑब्जेक्टिव ध्यान रख सकते हो। उसके बाद है Who was appointed the Latin secretary during the Puritan government? Puritan government जो हम बताए थे कि थिएटर क्लोज कर दी थी लंदन का, तो Puritan government के समय जो है कौन लैटिन सेक्रेटरी थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिल्टन थे। द एज ऑफ रेस्टोरेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज द फॉलोइंग किंग वॉज रिस्टोर्ड द थ्रोन, मतलब एज ऑफ रेस्टोरेशन को एज ऑफ रेस्टोरेशन कहा जाता है क्योंकि कौन से राजा जो है इस समय गद्दी पे आए थे दोबारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि चार्ल्स सेकेंड जो है आए थे। और अगर एज ऑफ रेस्टोरेशन के ड्यूरेशन की बात करें कि कब से कब तक चला, तो एज ऑफ रेस्टोरेशन जो है 1660 से लेके 1798 तक चला। इट मीन्स रोमांटिक पीरियड के पहले तक रेस्टोरेशन एज ही चल रहा था, और इस समय जो है 1660 में जो राजा बने थे वो चार्ल्स सेकेंड बने थे। द थिएटर वेयर क्लोज डाउन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ रिज्म, हम बताए थे थिएटर को बंद कर दिया गया था कॉमनवेल्थ शासन के दौरान इन इंग्लैंड में। इन विच ईयर वेयर दे रीओपेंड, और किस ईयर में जो है फिर से खोला गया थिएटर को? अभी तुरंत आप लोग को हम बताए थे कि थिएटर को जो बिल्ड किया गया, बनाया गया 1599 में बनाया गया था इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर के नाटक के कंपनी द्वारा। इसको जो क्लोज किया गया था 1645 में क्लोज किया गया था। उसके बाद इसको जो ओपन किया गया ना दोबारा वो 1660 में किया गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1660 हो जाएगा। द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मूवमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, मतलब कौन से ऑथर ऐसा कहते हैं कि रेस्टोरेशन जो पीरियड है, रेस्टोरेशन जो एज है ना, उसमें इंग्लिश प्रोज को का बर्थ हुआ, इंग्लिश प्रोज का जन्म हुआ। तो ये जो
लाइन यूज किया गया था वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा किया गया था। द टर्म अगस्टन वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू ए स्कूल ऑफ पोएट, कि ये टर्म जो है अगस्टन वो यूज़ किया गया था पहली बार स्कूल ऑफ पोइट्स के लिए। किसके द्वारा किया गया था? तो ये टर्म जो है पहली बार डॉक्टर जॉनसन के द्वारा यूज़ किया गया था, अगस्टन जो टर्म है। द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कोल्ड, इन 18th सेंचुरी जो था इंग्लिश लिटरेचर का उसको और क्या कहा जाता है? तो 18th सेंचुरी को एज ऑफ रीजन या फिर एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। Who called the 18th century our admirable and indispensable 18th century, कि कौन से ऑथर जो है 18th सेंचुरी को अपना प्रशंसनीय और इंडिस्पेंसिबल, इट मीन्स अत्यावश्यक 18th सेंचुरी कहते हैं। इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन जो है ये टर्म यूज़ किए थे 18th सेंचुरी के लिए। नहीं, डॉक्टर जॉनसन नहीं होगा, ये मैथ्यू अर्नोल्ड हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, कि मैथ्यू अर्नोल्ड बोले थे 18th सेंचुरी के लिए ये वाला लाइन। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, अब कौन से ऑथर जो है 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोलते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड जो है एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोलते हैं 18th सेंचुरी को। द एपिथेट अगस्टन वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्राइडन बाय, तो ड्राइडन को जो अगस्टन उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन। फिर द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल ऑफ, कि न्यू क्लासिकल एज जो था इंग्लिश लिटरेचर का वो किसके मॉडल को फॉलो करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को फॉलो करता है, उसी के मॉडल को फॉलो करता था न्यू क्लासिकल एज जो है। और न्यू क्लासिकल एज के ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो है 1660 से लेके 1798 तक चला, ठीक है, न्यू क्लासिकल। अभी आपको हम बताए थे रेस्टोरेशन एज के बारे में, उसका भी शायद सेम ही डेट बता दिए थे। तो रेस्टोरेशन एज ध्यान रखिएगा वो 1660 में स्टार्ट तो होता है, मतलब न्यू क्लासिकल एज के अंदर ही रेस्टोरेशन एज आता है। 3 एज आता है, एक रेस्टोरेशन एज, फिर अगस्टन एज और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोल सकते हैं। तो ये रेस्टोरेशन एज ना 1798 तक नहीं चला, ये 1700 तक ही चला था, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया था। रेस्टोरेशन एज जो है 1660 से 1700 तक चला था, और ये रेस्टोरेशन एज जो है वो न्यू क्लासिकल एज के अंदर आता है, और न्यू क्लासिकल जो है 1660 से लेके 1798 तक चला था। फिर है द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड, ये कॉफ़ी हाउस कल्चर जो है ना वो किस एज में फ्लोरिस्ड हुआ, किस एज में फला फूला, किस एज में आया? द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन वाला जो एज था उस समय जो है कॉफ़ी हाउस कल्चर आया था। वाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, कि क्यों 1798 को जब न्यू क्लासिकल एज खत्म हुआ उसको रोमांटिक एज का बिगिनिंग माना गया? अब रीज़न हम बस लिख रखे हैं नीचे, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड, क्योंकि इसी साल जो विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस पोएट है रोमांटिक पीरियड के, वो अपना लिरिकल बैलेड्स पब्लिश किए थे। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि तो रोमांटिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ? 1798 से स्टार्ट हुआ, और किसके पब्लिकेशन से स्टार्ट हुआ? विलियम वर्ड्सवर्थ अपना फेमस वर्क लिरिकल बैलेड 1798 में पब्लिश करवाए थे, और उसी से जो है रोमांटिक पीरियड का स्टार्ट होता है। इसके बाद लिरिकल बैलेड्स के बाद ना प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स या प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स जो है पब्लिश करवाएं, तो उसको जो पब्लिश करवाएं ना वो 1800 में करवाएं। तो इन दोनों डेट में कंफ्यूज मत होइएगा कि लिरिकल बैलेड्स जो पब्लिश हुआ है 1798 में, और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो पब्लिश हुआ है वो हुआ है 1800 में। फिर आगे है But Europe at that time was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours and human nature seeming born again. Which time is Wordsworth referring to in these lines? कि ये जो लाइन्स पहले तो लिखा गया वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, तो और इन लाइन्स में जो है वर्ड्सवर्थ किस टाइम के बारे में बात करते हैं? तो ये जो लाइन यूज़ किए हुए थे वो द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला जो पीरियड था ना उसके लिए यूज़ कर रखे थे विलियम वर्ड्सवर्थ। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, जो कि 1789 से लेके लगभग 1799 तक चला है। 5 मई से स्टार्ट हुआ था, 5 मई 1798 से, और ये शायद नवंबर 1799 तक चला हुआ है। Bliss was it in that down to be alive, but to be young was very heaven. These lines occur in Wordsworth. तो ये जो पंक्तियाँ है ना वो वर्ड्सवर्थ के किस पोएम में ली गई है? तो इसके लिए वर्ड्सवर्थ का सारा पोएम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये लाइन का पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं। Bliss was it in that down to be alive, कि ये ब्लेस की बात है, इट मीन्स पूरे एकदम होता है ना बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, आनंद की बात है कि दैट डाउन, कि उस सुबह जो पोइट बोलते हैं कि वो जीवित थे। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, और उस समय जो पोइट जो थे ना वो काफ़ी यंग थे, तो ये तो और भी हेवन वाली बात होती है,
हो गई है, इतने स्वर्ग मिलने वाली बात हो गई है कि एक युवा जो है वो जीवित है इस समय। तो ये जो लाइन यूज़ किया गया है ना वो द प्रिल्यूड में किया गया है, और द प्रिल्यूड में विलियम शेक्सपियर जो है ना खुद के बारे में बात किए हुए हैं, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो ये ध्यान रख सकते हो कि अपने बारे में कहीं भी किसी लाइन में डिस्कस कर रहे हो तो वो प्रिल्यूड में है। उसके बाद टिंटन एबी की बात करो, टिंटन एबी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की ही कविता है जो कि नेचर से रिलेटेड है। द एग्जीक्यूशन भी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में है, विलियम वर्ड्स का ही वर्क है। और इमोरलिटी और जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड से रिलेटेड है। हु वॉज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंटेलेक्चुअल फादर कौन थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा रूसो। आफ्टर हुम डिड वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी ऑलरेडी बीपीएससी में पूछ चुका है, बीपीएससी टीआरई में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे के बाद बनते हैं, रॉबर्ट साउदे के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बने, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो पोएट लॉरिएट बनते हैं इंग्लैंड के वो अल्फ्रेड टेनिसन बनते हैं। और ये रॉबर्ट साउदे जो हैं इसलिए पोएट लॉरिएट बने थे क्योंकि पहला जो अपॉर्चुनिटी दिया गया था ना वॉल्टर स्कॉट को दिया गया था पोएट लॉरिएट बनने का विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले। वॉल्टर स्कॉट जो है ना वो मना कर देते हैं, इस वजह से जो है रॉबर्ट साउदे जो है इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बनने के लिए मान जाते हैं, तो इसलिए रॉबर्ट साउदे बने थे। आफ्टर हुज रिफ्यूजल द पोएट लॉरिएटशिप वॉज कन्फर्ड ऑन रॉबर्ट साउदे, कि किसके रिफ्यूजल के बाद जो लॉरिएटशिप है ना वो रॉबर्ट साउदे को मिला था। अभी तुरंत हम आपको बताए थे वॉल्टर स्कॉट के मना करने के बाद मिला था। नेक्स्ट है व्हाई इज द ईयर 1837 टेकन एज द क्लोजिंग ईयर ऑफ रोमांटिक पीरियड, क्यों 1837 ईयर को जो है रोमांटिक पीरियड का क्लोजिंग ईयर माना जाता है एंड बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एज, और विक्टोरियन एज का बिगिनिंग माना जाता है। क्वीन विक्टोरिया सक्सीड टू द थ्रोन इन दिस ईयर, विक्टोरिया क्वीन मतलब रानी विक्टोरिया जब थ्रोन पे बैठी, राजगद्दी पे बैठी, तो उसी को क्या मान लिया गया? विक्टोरियन पीरियड का स्टार्टिंग मान लिया गया। और क्वीन विक्टोरिया जो है लगभग 1837 में ही इंग्लैंड की रानी बनी थी, तो इसी वजह से माना जाता है कि 1837 जो कि क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल स्टार्ट हुआ था, और तभी से रोमांटिक पीरियड खत्म हो गया और विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो गया। क्वीन विक्टोरिया सक्सीड टू द थ्रोन आफ्टर, अब क्वीन विक्टोरिया जो है वो रानी बनी थी किसके बाद? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विलियम फोर्थ के बाद जो है क्वीन विक्टोरिया रानी बनी थी। द गोल्डन जुबली ऑफ द क्वीन विक्टोरियाज रेन वॉज सेलिब्रेटेड इन, अब क्वीन विक्टोरिया का जो है शासनकाल का गोल्डन जुबली कब सेलिब्रेट किया गया? आप लोग को पता होगा कि 25 ईयर में सिल्वर जुबली और 50 ईयर के बाद गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया जाता है। 1837 में वो क्वीन बनी, उसके 50 साल बाद 1887 में जो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया गया था। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, अब क्वीन विक्टोरिया जो है इंडिया की भी इम्प्रेस बनी थी, रानी बनी थी, तो कब बनी थी? 1887 में बनी थी, और तभी उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी इंडिया में। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो। डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चैलेंजेस, डार्विन की जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें किस चीज़ को चैलेंज किया गया है? तो उसमें चैलेंज किया गया है बाइब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, की जो बाइबल में दिया गया है कि किस तरीके से वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ, वर्ल्ड की रचना हुई, तो उस चीज़ को चुनौती दी गई है डार्विन के बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट आफ्टर, अब टेनिसन को जो पोएट लॉरिएट बनाया गया किसके बाद बनाया गया? अभी तुरंत बताए थे विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद बने टेनिसन पोएट लॉरिएट। द डायनेस्ट इज एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी, डायनेस्ट एक एपिक ड्रामा है जिसको कि लिखा गया था थॉमस हार्डी के द्वारा। डील्स विद, तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है? द नेपोलियनिक वॉर्स से संबंधित है ये जो वर्क है, द डायनेस्ट, जो कि थॉमस हार्डी का वर्क है। फिर है इन डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज, कि डिकेन का जो वर्क है ए टेल ऑफ टू सिटीज, तो उसमें ना किन दो शहरों के बारे में बात की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लंदन एंड पेरिस के बारे में बात की गई है। फिर आगे है ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेबर द ट्वेन कैन मीट, मतलब ईस्ट ईस्ट है, पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम है, और ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। हु होल्ड दिस व्यू, तो ऐसा किसका मानना था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग जो है ये लाइन यूज किए हुए थे। द थीम ऑफ टेनिसन एडल्स ऑफ द किंग इज, टेनिसन का जो वर्क है एडल्स ऑफ द किंग, उसका थीम क्या था, क्या विषय था? तो अपने एडल्स वर्क में ना जो टेनिसन है वो द स्टोरी ऑफ किंग अर्थर और एंड हिज राउंड टेबल, किंग अर्थर और उनके राउंड टेबल की स्टोरी लिख रखे हैं। हु सक्सीड रॉबर्ट ब्रिज एज पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, अब रॉबर्ट ब्रिज के बाद जो है इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग बने थे।
विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद हम बताए थे टेनिसन बने थे, और टेनिसन के बाद जो है अल्फ्रेड ऑस्टिन बने थे, उसके बाद रॉबर्ट ब्रिज बने थे, रॉबर्ट ब्रिज के बाद रुडयार्ड किपलिंग बने थे पोएट लॉरिएट। इन विच ईयर वॉज बर्नार्ड शॉ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि नोबेल प्राइज जो है बर्नार्ड शॉ को वो कब मिल रखा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1925 में मिल रखा है। ई.एम. फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया डील्स विद, ई.एम. फोस्टर का काफी फेमस वर्क है ए पैसेज टू इंडिया, वो किस चीज से संबंधित है, तो उनके वर्क ए पैसेज टू इंडिया में ना रिलेशनशिप दिखाया गया है बिटवीन द ब्रिटिशर और इंडियंस और ब्रिटिशर के बीच संबंधों को। और इसके जो फेमस कैरेक्टर रहते हैं वो डॉक्टर अजीज, मिस एडेला क्वेस्टेड ये रहते हैं, मिसेस मूड भी रहती है। इस बुक के समरी पे और कैरेक्टर स्केच पे हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद सबसे आखिरी ऑब्जेक्टिव है हम लोग का, वो है हु बिलीव टू बी ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। किसको माना जाता है कि लिटरेचर के क्लासिस्ट के रूप में, रॉयलिस्ट पॉलिटिक्स के रॉयलिस्ट के रूप में, और एंग्लो कैथोलिक माना जाता है धर्म में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टी.एस. इलियट। के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का 50 ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट जो है खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को आगे ऐसा ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हम कंफर्म कोशिश करेंगे 2000 आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अपलोड करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।